बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमने बात करनी है आज STA 301 के लेक्चर नंबर 30 की। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। तीन चीजें इसमें डिस्कस करनी है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, एक्सटर्नल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा नॉर्मल और अप्रोक्सीमेशन ऑफ बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तीनों को डिफरेंशिएट हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नाम ही खुद बता रहा है कि ये चूंकि डाटा हमारा जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं तो तीन तरह से हमारा शो होता है। एक पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, एक नेगेटिवली स्क्यूड होता है, यानी कि स्क्यूड टू द राइट, स्क्यूड टू द लेफ्ट, और एक नॉर्मली जिसे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, सिमेट्रिकल डाटा कहते हैं। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलवेज सिमेट्रिकल होगी, ये तो पहली कंडीशन है और यही इसका नाम है, क्योंकि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि पहले इंक्रीज होगा उसी हिसाब से इंक्रीज होगा जिस हिसाब से डिक्रीज होगा। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं तो ये कैलकुलेट कैसे होगा, 1/, सिग्मा अंडर रूट 2 पाई e की पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर। अब ये जो सेंटर वाली वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमारी z की वैल्यू है। हम खाली यहाँ पे z लिख दें तो ये फॉर्मूला थोड़ा सिंपल हो जाएगा। z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंपल करना चाहूँ तो फंक्शन ऑफ x इक्वल आ जाएगा 1/, सिग्मा अंडर रूट 2 पाई। अब 2 पाई जो पाई है इसकी वैल्यू भी स्टैंडर्ड होती है 22/7 और 3.14 लिखा हुआ उसमें, सॉरी, और e की पहली वैल्यू भी फिक्स होती है। अच्छा, इधर आ जाए, e की पावर -1/2 जी स्क्वायर। सिंपल हो गया ना फॉर्मूला। तो ये बेसिकली सेंटर की वैल्यू जी हम मालूम इसी को कर रहे होते हैं, पूरा फंक्शन मालूम नहीं करते, हम सिर्फ इसी को मालूम कर रहे होते हैं और इसी के मुताबिक अपनी जो प्रोबेबिलिटी है उसका फंक्शन रिजल्ट मालूम कर रहे होते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली है, इट कैन बी मैथमेटिकली प्रूव दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन म्यू सिग्मा स्क्वायर, म्यू रिप्रेजेंट मीन है, सिग्मा इज रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो बात है, हर जगह यही होता है। नेक्स्ट आ जाए, वो कहता है जी ये अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 म्यू कांस्टेंट हो तो जैसे जैसे सिग्मा इंक्रीज होगा ये फ्लैट होता चला जाएगा। देखिए सिग्मा 1 पे ये हाइट ज्यादा है लेकिन नीचे से स्पेस कम है। सिग्मा 2 पे थोड़ा सा फ्लैट होगा, सिग्मा 3 पे ये और फ्लैट होगा। तो जैसे जैसे आप सिग्मा इंक्रीज करते जाएंगे आपका ये डाटा फ्लैट होता चला जाएगा। नेक्स्ट वो कहता है, प्रॉपर्टी 3 में वो कहता है, जो काम की प्रॉपर्टी मैं सिर्फ वो डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल कर्व 50% ऑफ एरिया राइट एंड 50%, ये बात ध्यान में रखिए। ये सेंटर पॉइंट है हमारा, यहाँ पे मीन आगे चल के मैं बताएगा मीन, ये मीन है बेसिकली, मीडियन। आप मीन निकालें, मीडियन निकालें, मॉड निकालें, तीनों इक्वल आएंगे सेंटर वैल्यू पे। राइट लेफ्ट की वैल्यूज इंक्रीज और डिक्रीज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा मीन, मीडियन, मोड और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये अगली प्रॉपर्टी में आ गया, ओके हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एब्सोल्यूटली सिमेट्रिकल। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस सिमेट्रिकल होने की वजह से जो μ3 है, यानी कि थर्ड मूवमेंट जो है, मूवमेंट के फॉर्मूला हमने पीछे पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो। हमने मूवमेंट का क्वेश्चन किया था लेसन नंबर 24-25 में, शायद किया या 26 में किया, इससे मिलते जुलते चैप्टर में किया, लेसन में किया है। तो वो फॉर्मूला यही थे ना, β1 इज इक्वल टू μ2 3 और μ3 का स्क्वायर और μ2 का क्यूब। ठीक है, इस तरह फॉर्मूला थे। β2 का फॉर्मूला पढ़ा था μ4 ओवर μ2 का स्क्वायर। ठीक है, म्यू का पावर 4 ओवर μ2 का स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात करेंगे। द इंटरवल म्यू प्लस माइनस सिग्मा विल ऑलवेज कंटेन 68%। हाँ, अगर हम म्यू प्लस माइनस सिग्मा लेते हैं तो ये उसका डाटा है जी, आंसर आएगा 0.6826% डाटा ये कवर करेगा। ठीक है, यानी कि इतना डाटा इसने कवर कर लिया, बाकी दोनों तरफ डाटा उसका रिमेनिंग बच जाता है। अगर म्यू प्लस माइनस हम 2 सिग्मा, सिग्मा को डबल कर लें तो ये 95% डाटा कवर कर जाएगा, ये लिखा है 95.44%। और अगर हम इसी को ही
अगले ग्राफ में ये दिखाएगा। 3 कर ले तो ये 99% तक चला जाएगा। ये देखें जी 99.73%, ऑलमोस्ट 94%, 100% तकरीबन, यानी कि सारा डाटा ये कवर कर गया। नेक्स्ट आएंगे जी, देखिए जैसे जैसे वो इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वो फ्लैट होता चला जा रहा है, जैसे सिग्मा इंक्रीज हो रहा है। द नॉर्मल कर्व कंटेन्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन विच इज इक्वलेंट टू फ्रॉम इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मीन। जो नॉर्मल कर्व होता है उसमें जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जिसको हम मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है जी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जिसको मेजर कर रहे होते हैं, ये दोनों तरफ का डिस्टेंस इसका सेम होता है। नेक्स्ट आएंगे ये जी जी स्कोर जो हम फाइंड करेंगे, जी देखिए जी उसने लिखा हुआ है जी स्कोर का जो भी आंसर आएगा उसके वैल्यू हम इस टेबल से फाइंड आउट करेंगे। अगली एग्जांपल आती है तो फिर उसको वापस आके हम इस टेबल से फाइंड करेंगे। मैंने उसको एग्जांपल के रिजल्ट को हाईलाइट भी किया हुआ है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको पढ़ना बता दूं। हम बेसिकली करते क्या है कि हम 2 पॉइंट्स तक डाटा को होल्ड करते हैं, यानी कि अगर मेरा आंसर आता है जी 1.74, मिसाल ले लेते हैं जी का आंसर ये आया मेरा, तो हम 1.74 हम देखेंगे कहाँ पे आता है, 1.7 आ गया, फिर ये 0 1 2 3 और ये 4, तो हमारा इसका आंसर आया, वो जो वैल्यू हमने निकाली थी 0.4591। जो भी आंसर आएगा हम 2 वैल्यूज तक उसको आंसर को होल्ड करेंगे, ये आगे भी जाएगी तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे और फिर उस हिसाब से हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। ये जी का वो है फॉर्मूला, पीछे मैं बात करके आया हूं। एग्जाम्पल लेते हैं जी, द लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ऑटोमेटिक डिश वॉशर इज अप्रॉक्सिमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3.5 ईयर्स। ये मीन है हमारा 3.5 ईयर, म्यू इसको कहेंगे, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1। ठीक है, इफ दिस टाइप ऑफ डिश वॉशर गारंटी 12 मंथ्स, इस टाइप की वॉशर की गारंटी 12 मंथ्स है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सेल्स विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट। जी देखें जी, अब इसमें एक्स का इशू है कि एक्स हमने क्या लेना है, तो वो उसने ये कहा इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया वी नीड टू स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज कन्वर्ट, एंड जो है वो 3.1 एंड 1 है। ठीक है, तो अगर हम इसको 0 से लेकर प्रोसीड करें तो हमारा डाटा 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, 1 से लेकर 3.5 तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये जो 1 है ना ये हमारा x आ जाएगा, यानी कि 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 1 हमारा x आ जाएगा, तो 1 माइनस 3.5 ऑफ 1, तो ये माइनस 2.5 आ गया, तो जी को माइनस 2.5 जाके टेबल में देखेंगे, अगर आप देखते हैं अब ये आगे इसकी वैल्यू नहीं है तो हम इसको 0 कंसिडर करेंगे आगे, और 0 में इसको देख लेंगे। ठीक है, तो जब हम देखा तो हमारा आंसर निकला 0.4938, मैंने वहां पे हाईलाइट किया हुआ था, टेबल पीछे जाके देख सकते हैं आप लोग जी। अब x जो है हम अगर कहें कि x का एरिया 2.5 तक हमने दिखा, ठीक है जी, हमने 2.5 निकाला ना, -2.5 था, लेकिन ये प्लस माइनस दोनों तरफ का हम डिस्कस करते हैं। ये आप कह लें कि जी -2.5 है तो x 2.5 होगा, क्यों, क्योंकि ये जब जगह चेंज होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2.5 आ गया। ठीक है, इसका मतलब 2.5 से बाहर जितना भी डाटा है ये वाला जो है ये हमारा डाटा इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी चल रहा है। अगर हम x से टू इन्फिनिटी जाएं तो यहां से यहां तक जाएं, यहां तक का डाटा तो कंक्लूड हो गया, इससे बाहर का जो डाटा होगा वो 0.5 में से हम माइनस कर देंगे 0.4938, तो ये आ जाएगा 0.0062। ओके जी, नेक्स्ट चलेंगे। ये वही बात जो मैंने आपको बताई है, ये मैंने हाईलाइट की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जो काम की एग्जांपल है उस पे आते हैं जी। नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब इस पे बात करेंगे। अब इसका फार्मूला जो है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, हम पीछे फार्मूला पढ़ा हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स बगैर लिखा हुआ है एन एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, ये हमारा फार्मूला है, और पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी और एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर है, जो भी एन की वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू से बिलो होगी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो कि पीछे फाइंड करके आए इसलिए इतना नहीं है, लेकिन फिर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। वो कहता है जी द डेथ रेट फ्रॉम द मराला इज 20%।
तो पी हमारा क्या आ गया 20%। फाइंड द पर्टिकुलर विलेज और पर्टिकुलर प्रोविंस नंबर ऑफ डेथ बिटवीन 78 to 80। लेकिन जी रेशियो उसने 70 और 80 बता दिए, इसके दरम्यान रेंज है जी। आउट ऑफ विच टोटल 500 पेशेंट्स, तो एन जो है वो 500 आ गया। तो हम इसका सिंपल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स तो मालूम कर सकते हैं, एन पी 20% मल्टीप्लाई 500, तो ये आ जाएगा 100। अब यहाँ पे एक बात वो बताएगा, वो कहता है, उसका कहना ये है कि ऑलवेज आपका जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेशन फंक्शन, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, ताकि एन पी करें या एन क्यू करें, दोनों का आंसर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है, लेकिन किसी एक का आंसर तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये मस्ट मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर मैं एन पी करता हूँ या एन क्यू करता हूँ, दोनों का आंसर 5 से ग्रेटर है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी भी है। म्यू मैं फाइंड करता हूँ, जो मीन मैं भी निकाल रहा था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, तो वो 100 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर फाइंड करूँ तो सिंपली एन पी क्यू करेंगे तो वो 8.94 आ जाएगा। एन पी क्यू इसका फार्मूला है, और अंडर रूट लेंगे तो 8.94 आ गया। ये जी म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब यहाँ पे क्वेश्चन चलते हैं, बट द क्वेश्चन अराइजेस, क्योंकि हमने डाटा को बायनॉमियल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हाफ में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा एक तरफ प्लस का 0.5 आ जाता है, दूसरी तरफ माइनस का 0.5 आ जाता है। तो हमने कहा ये रेंज 80 है, इधर 70 है। ठीक है, तो ये जो कि इस माइनस की वजह से 69.5 हो जाएगी रेंज हमारी, और ये 80.5 हो जाएगी रेंज। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी अप्लाइंग द कंटिन्यूटी करेक्शन, ये हमारा वैल्यू था, और रिप्लेस हम कर देंगे इसके साथ। अब हमने कंटिन्यूटी करेक्शन कर दी कि अब डाटा कंटिन्यूड हमने कर दिया, यानी कि इन शॉर्ट ये कह लें कि हम अक्सर कहते हैं 70 to 80, 80 to 90, तो हम उसको कंटिन्यूटी में कन्वर्ट करके हमने उस डाटा को, जो चीज बीच में से निकल सकती थी, हमने वो भी शामिल कर लिया। नेक्स्ट चलेंगे, लेक्चर नंबर 31 है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।